हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य क्या है। राज्य की उत्पत्ति सामाजिक तौर पर हम लोग कह सकते हैं विकास का परिणाम है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से उसने राज्य की उत्पत्ति को बताया, तो उसी समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के आधार पर राज्य का एक वृहद उद्देश्य जो अरस्तु को नजर आता है वो उसने अपनी पुस्तक के अंदर बताया। अरस्तु ने ये कहा है कि राज्य जो है उसका एक महान उद्देश्य है। राज्य अपने आप में एक वृहद, व्यापक और महान उद्देश्य पूरा करने वाला समुदाय है और यही विचार प्लेटो के विचारों में भी नजर आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि राज्य के उद्देश्य के संबंध में अरस्तु के जो विचार है वो प्लेटो के विचार से मिलते हैं। अब महान उद्देश्य वाला समुदाय कैसे है राज्य, या उसका व्यापक क्षेत्र क्या है, उसको देखने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि अरस्तु ये कहता है कि राज्य का अस्तित्व केवल सीमित कार्यों के लिए नहीं है। यहां सीमित कार्यों को समझने के लिए हम लोग राज्य के पुलिसीय स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग जैसे वर्तमान में कहते हैं राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी है। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है? ऐसा राज्य जो जनता की भलाई के लिए अधिक से अधिक कार्यों को संपादित करता है। लोगों की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, उन न्यूनतम आवश्यकताओं के अलावा भी लोगों का जीवन कैसे उन्नत बनाया जाए, उसके लिए अधिकतम कार्य राज्य के द्वारा किए जाते हैं। तो ऐसे कार्यों को लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। लेकिन राज्य जब अस्तित्व में आया तब प्रारंभ में राज्य का केवल एक ही काम था और वो मुख्य काम था राज्य के अंदर शांति, सुरक्षा और व्यवस्था स्थापित करना। तो जो काम अब पुलिस करती है, पुलिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज को अपराधों से बचाना, समाज में शांति और व्यवस्था स्थापित करना, है ना, समाज को सुरक्षित रखना। तो जो काम पुलिस का है, प्रारंभिक राज्य वही कार्य संपादित करते थे। इसीलिए प्रारंभ के राज्य को पुलिसी राज्य कहा जाता था, जिसके सीमित कार्य हुआ करते थे, समाज में शांति, सुरक्षा, व्यवस्था की स्थापना। अरस्तु का भी यह मानना था कि राज्य का जो अस्तित्व है वो केवल इन सीमित कार्यों को करने के लिए नहीं है, बल्कि राज्य तो एक वृहद संस्था है ना। और राज्य का जो उद्देश्य है वो केवल जीवन जीने की आपूर्ति करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को, अब एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आ रहा है, शुभ जीवन प्रदान करना, ये राज्य का उद्देश्य है। राज्य केवल व्यक्ति के जीवन के लिए नहीं बल्कि उसके शुभ जीवन के लिए अस्तित्व में है। ये अरस्तु का एक प्रमुख मानना था, या उसकी प्रमुख मान्यता थी। अब शुभ जीवन का मतलब क्या है, तो इसको समझने के लिए दो शब्दों को और हम समझने की कोशिश करते हैं। उत्तम एवं आनंदपूर्ण जीवन। व्यक्ति के आचार, विचार, व्यवहार, सोच, मान्यताएं, ये सब नैतिक दृष्टि से जब अच्छी होगी, उत्तम होगी, तो व्यक्ति एक ऐसे समाज का निर्माण कर पाएगा जहां वो अपना आनंद पूर्वक जीवन यापित कर पाएगा। समाज में किसी भी प्रकार के विषय, विकार, दोष, अपराध नहीं होंगे। और जब हर व्यक्ति इस प्रकार का श्रेष्ठ आचरण करेगा तो उस व्यक्ति का जीवन जो है वो आनंदित होगा। लेकिन व्यक्ति इस उत्तम और आनंदपूर्ण जीवन को जिए, इसके लिए परिस्थितियां कौन उत्पन्न करेगा? तो ये परिस्थितियां उत्पन्न करने का दायित्व राज्य का है। इसीलिए अरस्तु क्या कहता है कि व्यक्ति को शुभ जीवन देना, शुभ जीवन में व्यक्ति के उत्तम और आनंद पूर्वक जीवन को हम ले सकते हैं। तो इस उत्तम और आनंद पूर्वक जीवन यानी कि व्यक्ति को नैतिक परिस्थितियां प्रदान करना, व्यक्ति के जीवन को नैतिक मान्यताओं से परिपूर्ण करना, उसके व्यवहार में नैतिक पक्ष परिलक्षित हो, इसके लिए आवश्यक परिस्थितियां, आवश्यक प्रावधान उत्पन्न करना, ये राज्य का दायित्व है। तो ये राज्य का उद्देश्य व्यक्ति को शुभ जीवन प्रदान करना, जो अरस्तु के विचारों में हम बता सकते हैं। इसी को यदि हम और आगे बढ़ाएं तो एक विद्वान हुए हैं बारकर। बारकर क्या कहते हैं? बारकर ने जो अरस्तु का जो उत्तम जीवन है उसको परिभाषित करने की कोशिश की है। बारकर कहते हैं कि उत्तम जीवन का मतलब ऐसा जीवन जो श्रेष्ठ कार्य
और श्रेष्ठ आचरणों से ओतप्रोत हो। दो शब्द हमने यहाँ पर लिखे हैं, श्रेष्ठ कार्य, यानी कि ऐसे कार्य जो समाज सम्मत हो, जिसे समाज सहर्ष स्वीकार करे, जिससे समाज के अधिकतम लोगों का फायदा हो और जिससे समाज के हितों की पूर्ति हो, ऐसे कार्यों को उत्तम कार्य कहा जाता है। और ऐसे उत्तम कार्यों को करने के लिए व्यक्ति का जो आचरण होगा वो आचरण भी उत्तम होगा, यानी कि जो नैतिक मान्यताओं से, जिसमें हम कहते हैं सत्य, दया, करुणा, सहयोग, प्रेम, जब इन भावनाओं से युक्त व्यक्ति आचरण करेगा तो वो उसका उत्तम आचरण होगा। तो उत्तम आचरण और उत्तम कार्यों से युक्त जो जीवन है उसको बारकर कहते हैं ये अरस्तु का उत्तम जीवन है। और इस उत्तम जीवन की प्राप्ति बाह्य साधनों के माध्यम से की जा सकती है। ध्यान से समझना, उत्तम जीवन को कौन जिएगा? व्यक्ति। कैसे? श्रेष्ठ कार्य करके, श्रेष्ठ आचरण करके। लेकिन हर व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य संपादित करे, हर व्यक्ति का आचरण श्रेष्ठ हो, इसके लिए उसको कुछ परिस्थितियों की आवश्यकता है। समाज के दूसरे लोग, दूसरी संस्थाएं, दूसरी व्यवस्थाएं उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न ना करे, इसके लिए राज्य उन बाधाओं को दूर करेगा। तो ये बाह्य साधन हुए कि व्यक्ति उत्तम जीवन की प्राप्ति कैसे करेगा, कि व्यक्ति उन परिस्थितियों में करेगा जिसमें उसे किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, और उन बाधाओं को दूर करने का काम, अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करने का काम राज्य के माध्यम से किया जाएगा। पहली बात तो ये राज्य का उद्देश्य है, व्यक्ति को उत्तम जीवन प्रदान करना। अब जैसे हम कह रहे हैं कि उत्तम जीवन जीने के लिए कुछ बाह्य साधनों का महत्व है तो, और वो बाह्य साधन कौन कौन से हैं? तो अरस्तु ये कहता है कि बाह्य साधनों में आर्थिक व्यवस्था और शारीरिक स्वास्थ्य। यहां शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब एक अच्छा जीवन है। आर्थिक व्यवस्था का मतलब व्यक्ति को उसके जीवन यापन के लिए जो न्यूनतम संसाधन चाहिए वो सब राज्य के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। तो राज्य का उद्देश्य इन बाह्य साधनों का प्रबंध करना, इन बाह्य साधनों की व्यवस्था करना, जिसके माध्यम से व्यक्ति उत्तम जीवन जी सके, ये राज्य का एक प्रमुख उद्देश्य है। और इन्हीं प्रयासों के माध्यम से राज्य जो है व्यक्ति के नैतिक जीवन को संभव बनाता है और उसके उत्तम जीवन को संभव बनाता है। तो ये दोनों मिलकर जो है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि राज्य जो है वो शुभ जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से अस्तित्व में रहता है, तो शुभ जीवन जीने के लिए वो इसी प्रकार से प्रावधान करता है। फिर अरस्तु अपने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अगर राज्य ये साधन, ये व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं कराएगा तो व्यक्ति का जो जीवन है वो न्याय और कानून से अलग हो जाएगा। राज्य क्या कर रहा है? राज्य उत्तम जीवन जीने के लिए कानून बना रहा है, न्याय की व्यवस्था स्थापित कर रहा है और व्यक्ति को वो सारा वातावरण, वो सारी परिस्थितियां प्रदान कर रहा है जिसमें व्यक्ति शुभ जीवन, सत्य की प्राप्ति कर सकता है। जिस सत्य की बात सुकरात और प्लेटो ने की थी, उस सत्य की बात अरस्तु भी करते हैं। तो उस सत्य या शुभ जीवन को जीने के लिए राज्य जिन कानूनों और जिन व्यवस्थाओं को स्थापित कर रहा है, अगर वो कानून और वो न्याय की व्यवस्था नहीं होगी तो व्यक्ति का जीवन क्या होगा? निकृष्ट हो जाएगा। इसीलिए व्यक्ति को एक स्पष्ट, एक उन्नत, एक शुभ जीवन जीने के लिए राज्य जो है वो कानून, न्याय और दूसरी व्यवस्थाओं की स्थापित करेगा और व्यक्ति को एक शुभ जीवन प्रदान करेगा। तो ये राज्य का उद्देश्य जो अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स के अंदर हम लोग बता सकते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य के कार्य क्या होंगे? तो राज्य के कार्य के संबंध में अरस्तु बताता है, सबसे प्रमुख बात, राज्य के कार्यों का निर्धारण राज्य के उद्देश्यों के अनुरूप होता है ना, कि राज्य के जो उद्देश्य हैं उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य अपने सारे कार्यों को संपादित करेगा। तो इसमें अरस्तु सबसे पहली बात बताता है, राज्य का पहला मुख्य काम होगा कि शुभ जीवन के मार्ग में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी विकृतियां हैं, उन सब बाधाओं, समस्याओं और विकृतियों को हटाने का काम राज्य के द्वारा किया जाएगा, पहली बात। और ये तो हुआ नकारात्मक संदर्भ में। और दूसरी बात अरस्तु ये कहता है कि शुभ जीवन जीने के लिए बाधाओं को हटाने के साथ साथ किन किन परिस्थितियों की आवश्यकता होगी, उन परिस्थितियों को सृजित करना,
उन अवसरों का निर्माण करना, ये भी राज्य का प्रमुख कार्य होगा। तो आप समझ सकते हो कि लक्ष्य है शुभ जीवन, और उस शुभ जीवन की प्राप्ति के लिए राज्य पहला काम करेगा शुभ जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं, समस्याओं को हटाने का, और दूसरा बात, उस शुभ जीवन की प्राप्ति के लिए जितनी भी अनुकूल और आवश्यक परिस्थितियां हैं, जितने भी अवसर हैं, उन अवसरों को सृजित करने का काम राज्य के द्वारा किया जाएगा। इसीलिए हम अरस्तु के राज्य की कार्यों को दो प्रकृति के बता सकते हैं, एक सकारात्मक प्रकृति के कार्य और दूसरा नकारात्मक प्रकृति के कार्य। मतलब राज्य के जो भी कार्य हैं उनमें से कुछ कार्य जो है वो सकारात्मक है और राज्य कुछ नकारात्मक कार्यों को करेगा। सकारात्मक कार्य कौन कौन से हैं? तो अरस्तु ये कहता है कि उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति का आचरण, हर व्यक्ति के कार्य महत्व रखते हैं, और हर व्यक्ति उत्तम आचरण करे, हर व्यक्ति श्रेष्ठ कार्यों का संपादन करे, इसके लिए व्यक्ति के अंदर सद्गुणों का होना आवश्यक है। तो हर व्यक्ति में व्यक्तिगत तौर पर सद्गुणों की वृद्धि कैसे हो, उसके लिए उचित वातावरण का निर्माण करना, ये राज्य का प्रमुख कार्य है। अर्थात राज्य वो वातावरण उत्पन्न करेगा जिसमें हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को इस तरह से विकसित करेगा कि वो समाज के लिए एक आदर्श व्यक्तित्व हो, और उसके उस आदर्श व्यक्तित्व के माध्यम से जो भी कार्य किए जाएंगे उन कार्यों से समूह का, समाज का या राज्य का लाभ होगा। तो ये सद्गुणों में वृद्धि करने वाले वातावरण की उत्पत्ति, ये राज्य का एक प्रमुख सकारात्मक कार्य बताता है। और इस कार्य को करने के लिए अरस्तु ये कहता है कि राज्य जितने भी कार्य करना चाहे, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए? व्यक्ति के जीवन को नैतिक बनाने के लिए, व्यक्ति के जीवन को उन्नत बनाने के लिए राज्य जितने भी कार्यों को आवश्यक महसूस करे, वो सब कार्य राज्य के द्वारा किए जाएंगे। अब यहां पर आप देखो, थोड़ी देर पहले हमने कहा था अरस्तु ने राज्य के सीमित कार्यों का विरोध किया था। अर्थात अरस्तु ये कहता है कि राज्य को अधिकतम काम करने चाहिए। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अरस्तु राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का भी समर्थन करता है। जब अरस्तु ये कहता है कि राज्य को व्यक्ति के उत्तम जीवन, उसके श्रेष्ठ जीवन, उसके सद्गुणों में वृद्धि के लिए कार्य करना है और उसके लिए असीमित काम करना है, इसका मतलब वो राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का समर्थन करता है। तो ये अरस्तु पहली बात राज्य के सकारात्मक कार्यों के संदर्भ में बताता है। दूसरी बात, राज्य के नकारात्मक कार्य भी हैं। शुभ जीवन जीने का अधिकार किसको है? राज्य के अंदर निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शुभ जीवन जीने का अधिकार है, उत्तम और श्रेष्ठ आचरण करने का अधिकार है। तो ये व्यक्ति अपने इन आचरणों को, इन व्यवहारों को कब क्रियान्वित कर पाएगा? जब समाज में किसी भी प्रकार का अपराध नहीं होगा, है ना। तो समाज में होने वाले अपराधों को रोकने का काम ये राज्य के द्वारा किया जाएगा। तो ये राज्य का पहला नकारात्मक कार्य है कि राज्य व्यक्ति के उन कार्यों को रोकेगा जो समाज सम्मत दृष्टि से सही नहीं है, या जिससे दूसरे व्यक्ति के अधिकार, दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है, जिससे समाज का अनुशासन, समाज की मर्यादा प्रभावित हो रही है। ऐसे कार्यों को रोकने का काम, अर्थात अपराध को रोकने का काम राज्य के द्वारा किया जाएगा। ये पहला नकारात्मक काम। और जब राज्य के अंदर अपराध रोकने का काम राज्य द्वारा किया जा रहा है, तो राज्य समाज में अन्याय को भी समाप्त करेगा, और अन्याय को समाप्त करके वो न्याय की स्थापना करेगा, समाज में शांति, सुरक्षा और व्यवस्था का वातावरण स्थापित करेगा। तो ये नकारात्मक कार्य जो है, वो नकारात्मक कार्य राज्य के द्वारा किए जाएंगे। तो अपनी प्रकृति से राज्य के कार्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। इन दोनों बातों के को ध्यान शामिल करके यदि हम कहें तो हम क्या कह सकते हैं कि अरस्तु ने राज्य के विस्तृत कार्यों का उल्लेख किया। वो राज्य के पुलिसी स्वरूप का विरोध करता है, और राज्य के पुलिसी स्वरूप के तहत राज्य के जो सीमित कार्य हैं, उन सीमित कार्यों का वो समर्थन नहीं करता है, बल्कि इसके स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को उन्नत बनाने के लिए राज्य के अधिकतम कार्यों का समर्थन करता है। इसीलिए जिस तरह से अरस्तु ने राज्य के उद्देश्य को व्यापक बनाया, उसी तरह से वो राज्य के कार्यों को भी व्यापक बनाता है। राज्य का उद्देश्य व्यापक कैसे है कि वो सीमित शब्दों में ये कह देता है, राज्य का उद्देश्य शुभ जीवन प्रदान करना है। अब अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत सारे कार्य करने की आवश्यकता होती है। तो बहुत सारे काम कौन कौन से होंगे?
नैतिक कार्य कौन से होंगे, उन्नत आचरण कैसा होगा, ये सब राज्य तय करके उसके अनुरूप अपनी अपनी नीतियां निर्धारित करेगा और अपने कार्यों को क्रियान्वित करेगा। तो जो उद्देश्य व्यापक है राज्य का, उसी व्यापक उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो राज्य के व्यापक कार्यों का समर्थन करता है, और इस रूप में हम कह सकते हैं कि वो राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को भी हमारे सामने प्रस्तुत करता है। राज्य के कार्यों के संदर्भ में यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि अरस्तु ने जो दो कार्य बताए हैं मुख्यतः राज्य के, सकारात्मक और नकारात्मक काम, वो दोनों ही काम श्रेष्ठ जीवन को, व्यक्ति के, समूह के, समुदाय के, सभी के श्रेष्ठ जीवन को अनुकूल बनाने के लिए एक वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से अवश्यंभावी है। राज्य को ये कार्य अनिवार्यतः करने हैं ताकि राज्य इन कार्यों को संपादित करते हुए हर व्यक्ति, हर वर्ग और हर समूह और समुदाय को एक उन्नत और श्रेष्ठ जीवन प्रदान कर पाएगा। इसीलिए ये कार्य राज्य के लिए एक अनिवार्य कार्य के रूप में अरस्तु परिभाषित करता है। एक विद्वान हुए हैं फोस्टर। फोस्टर क्या कहते हैं, अरस्तु के ने राज्य के कार्यों को जिस तरह से बताया उसके आधार पर फोस्टर कहते हैं कि राज्य का उद्देश्य ऐसी सेवा करना है जो नागरिकों को श्रेष्ठ मनुष्य बनाए। अब यहाँ श्रेष्ठ मनुष्य का मतलब क्या है? श्रेष्ठ मनुष्य का मतलब आदर्श मनुष्य से है। आदर्श मनुष्य का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपने व्यक्तित्व के आधार पर समाज के अंदर प्रेरणा स्रोत बनता है, और उसी प्रेरणा के आधार पर वो एक ऐसे समाज का निर्माण करता है जो आदर्श समाज या आदर्श राज्य की स्थापना में सहायक होता है। तो एक श्रेष्ठ मनुष्य के आधार पर एक आदर्श राज्य की स्थापना की जा सकती है। तो इसीलिए आदर्श राज्य के लिए एक श्रेष्ठ मनुष्य को बनाने के लिए जो भी कार्य करने होंगे वो सब कार्य राज्य के माध्यम से किए जाएंगे। तो ये फोस्टर की परिभाषा का सार है जो राज्य के कार्यों के संबंध में नजर आता है। अगर हम ये देखें कि अरस्तु ने राज्य के जो उद्देश्य बताए, जो उसने राज्य के कार्य बताए, वो कितने सही है कितने गलत, उसकी अगर हम आलोचना करें तो सबसे पहली आलोचना हम ये कह सकते हैं अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों के संदर्भ में कि अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में राजनीतिक तत्वों की उपेक्षा की है। आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, अरस्तु ये कहता है कि राज्य की उत्पत्ति में सबसे पहले परिवार रूपी सामाजिक संस्था अस्तित्व में आई, उस परिवार का वृहद स्वरूप ग्राम के रूप में अस्तित्व में आया, और उन ग्रामों के अंदर परिवार का जो वृद्ध सदस्य था उसने अपनी शासन व्यवस्था स्थापित की, और कालांतर में यही ग्रामों का समूह मिलकर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। यानी कि उसने राज्य की उत्पत्ति के समाजशास्त्री पक्ष को हमारे सामने रखा, राज्य की उत्पत्ति में परिवार और ग्राम के महत्व को रेखांकित किया। जबकि अगर वास्तव में हम देखें तो राज्य की उत्पत्ति, राज्य का जिस तरह से विकास हुआ है उसमें सामाजिक पक्षों का योगदान तो रहा ही है, लेकिन उसमें शक्ति की भी विशेष भूमिका रही है, उसमें लोगों की राजनीतिक चेतना का भी महत्व रहा है। जब तक लोगों के अंदर ये राजनीतिक चेतना नहीं आएगी कि हम एक राजनीतिक रूप से संगठित होकर रहें और एक शासक के अधीन रहकर शासित के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करें, जब तक ये राजनीतिक चेतना लोगों के मन में नहीं आएगी तब तक राज्य अस्तित्व में नहीं आ सकता। तो राज्य के उदय में लोगों की राजनीतिक चेतना का भी महत्व है, शक्ति का भी महत्व है, लेकिन अरस्तु ने इन राजनीतिक तत्वों की उपेक्षा करते हुए राज्य की उत्पत्ति में केवल समाजशास्त्री पक्ष को महत्व दिया, जो कि अनुचित है। तो ये राज्य की अवधारणा में पहली आलोचना जो आलोचकों के द्वारा की जाती है। दूसरी आलोचना जो अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों में की जाती है वो ये कि कुछ आलोचक कहते हैं अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों में अंतर्विरोध देखने को मिलता है। अंतर्विरोध का मतलब कि वो दो अलग अलग तरह की बात करता है। पहले मैं स्पष्ट कर दूं, जैसे अभी जब हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य के अंदर एक पक्ष शासक का होता है और दूसरा पक्ष शासित का होता है। शासक राज्य के अंदर व्यवस्था स्थापित करने के लिए आदेश प्रदान करता है, कानूनों के माध्यम से शासितों को निर्देशित करता है ना। तो ये दो पक्ष होते हैं, उच्चस्थ और अधीनस्थ का, या शासक और शासित का राज्यों के अंदर। लेकिन जब हम अरस्तु के विचारों को देखते हैं तो अरस्तु ये कहता है कि परिवार से जब ग्राम बनता है तो गांवों के अंदर एक वृद्ध सदस्य, परिवार का
वृद्ध सदस्य मुखिया होता है और वो मुखिया गांव की समस्त गतिविधियों को संचालित करने में अपना योगदान देता है। वो मुखिया निर्देशित करता है लोगों को, नियंत्रित करता है लोगों के व्यवहार और उनके आचरण को, है ना। लेकिन ये राज्य नहीं है। अब अरस्तु एक तरफ क्या कहता है कि ये गांव जो है वो राज्य नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो क्या कहता है कि गांवों का एक मुखिया होता है जो गांवों को नियंत्रित, निर्देशित और संचालित करने का काम करता है। तो ये दो अलग अलग बातें हो गई, क्योंकि जब हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य में भी ये एक शासक और एक शासित दो पक्ष होते हैं। और अरस्तु के गांवों के अंदर भी हमको ये दो पक्ष नजर आते हैं। मुखिया जो है वो शासक है और बाकी के जो लोग हैं वो शासित हैं, लेकिन इसके बावजूद वो गांवों को राज्य नहीं कहता है। वो ये कहता है कि गांवों का समूह विकसित होकर राज्य के रूप में बदलता है, लेकिन गांव अपने आप में राज्य नहीं है। तो आलोचक कहते हैं कि ये सैद्धांतिक तौर पर एक विरोधाभास अरस्तु के विचारों के अंदर नजर आता है, क्योंकि उनके गांव में भी मुखिया के रूप में किसी न किसी प्रकार से शासक की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। तो ये दूसरी आलोचना। तीसरी आलोचना आलोचक ये कहते हैं करते हैं कि अरस्तु ने राज्य को सावयव या शरीर की भांति माना है। आप लोगों ने देखा था अरस्तु ये कहता है कि व्यक्ति, मनोवैज्ञानिक तौर पर व्यक्ति से पहले जो है वो राज्य अस्तित्व में आ जाता है ना। इसके लिए उसने राज्य को शरीर के रूप में परिभाषित किया था। वो ये भी कहता है कि जैसे शरीर से अलग होकर अंग का कोई महत्व नहीं है, उसी तरह से राज्य से अलग होकर भी व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। जिस प्रकार शरीर विभिन्न अंगों की एकता के आधार पर पूर्णता प्राप्त करता है, उसी प्रकार राज्य भी व्यक्तियों की एकता के आधार पर पूर्णता को प्राप्त करता है। तो राज्य के सावयवी सिद्धांत का समर्थन अरस्तु के विचारों में देखने को मिलता है। लेकिन आलोचक क्या कहते हैं कि शरीर तो प्राणीशास्त्रीय संरचना है, राज्य की तुलना शरीर से नहीं की जा सकती। क्यों नहीं? क्योंकि व्यक्ति का शरीर एक चेतनशील प्राणी है। शरीर का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है ना। लेकिन राज्य एक चेतनशील प्राणी नहीं है, ये तो एक अमूर्त संस्था है। और इस अमूर्त संस्था में व्यक्ति को अगर राज्य का अंग बना दिया जाए, उस व्यक्ति को जो कि चेतनशील है, जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, अगर हम उसको राज्य का अंग बना लेंगे तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि व्यक्तियों के आचरण, व्यक्तियों के व्यवहार, व्यक्तियों के स्वभाव, व्यक्तियों की प्रकृति, ये सब अमूर्त राज्य से बिल्कुल अलग है। और ये सब अपने आवश्यकताओं, अपने उद्देश्यों के अनुरूप ही राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और उसी मात्रा में राज्य को अधिकार और दायित्व सौंपते हैं। इसीलिए राज्य को सावयव मानना, प्राणी शास्त्रीय आधार पर राज्य की तुलना शरीर से करना, यह पूरी तरह से गलत है, ऐसा आलोचकों का मानना है। अगली आलोचना आलोचक ये करते हैं कि अरस्तु ने ये कहा था कि मनोवैज्ञानिक या तार्किक आधार पर राज्य जो है वो व्यक्ति से पहले आ गया था। वो क्या कहता है कि कोई भी अंग पहले अस्तित्व में नहीं आता, पूरा शरीर एक साथ अस्तित्व में आता है। तो राज्य भी एक शरीर है, तो व्यक्ति से पहले ही मनोवैज्ञानिक तौर पर राज्य अस्तित्व में आ गया। जबकि आलोचक ये कहते हैं कि वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम अरस्तु की बात को मान लेते हैं तो उस हिसाब से राज्य साध्य बन जाता है और व्यक्ति उसके उद्देश्यों को पूरा करने वाला साधन मात्र बनकर रह जाता है। जबकि वास्तव में क्या है? वास्तव में व्यक्ति के उद्देश्य, उत्तम जीवन, ये सब साध्य है और इसको प्राप्त करने के लिए राज्य एक साधन है ना। तो जब साधन बाद में आता है, साध्य पहले आता है। तो व्यक्ति पहले आया है, राज्य बाद में आया है। लेकिन अरस्तु ने क्या कहा कि राज्य पहले आया है मनोवैज्ञानिक तौर पर, व्यक्ति बाद में आया है। राज्य को उसने व्यक्ति की पूर्ववर्ती संस्था बताया है, जबकि वास्तव में व्यक्ति की पूर्ववर्ती संस्था के रूप में राज्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता। पहले व्यक्ति अस्तित्व में आता है, वो अपने हिसाब से साध्य तय करता है, यानी कि व्यक्ति साध्य है, और उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए राज्य रूपी साधन अस्तित्व में आता है, जो कि एक बाद की अनुवर्ती संस्था है। राज्य व्यक्ति के बाद की संस्था है। तो ये एक और आलोचना जो अरस्तु के बारे में कही जाती है। फिर कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि अरस्तु की राज्य की अवधारणा आधुनिक दृष्टि से भी अनुचित है। आधुनिक दृष्टि से कैसे? आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि वर्तमान में जो राज्य हैं
उनको हम राष्ट्र राज्य के रूप में परिभाषित करते हैं। राष्ट्र राज्य के अंदर उनका भौगोलिक तौर पर आकार भी बड़ा होता है, जनसंख्या भी बड़ी होती है, जनसंख्या के अंदर सांस्कृतिक विविधताएं भी पाई जाती हैं, और राज्य उन सभी विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करते हुए राज्य को गतिशीलता प्रदान करता है। तो वर्तमान में राज्यों का स्वरूप बड़ा है, वो राष्ट्र राज्य का स्वरूप लिए हुए हैं। लेकिन अरस्तु ने कौन से राज्यों को श्रेष्ठ बताया था? उसने नगर राज्य, जो कि आकार, जनसंख्या, सांस्कृतिक विविधता की दृष्टि से बहुत छोटे और सूक्ष्म होते हैं, उन नगर राज्यों को उसने उपयुक्त बताया था। तो आधुनिक काल के अंदर हम अरस्तु की नगर राज्य की अवधारणा को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि आधुनिक काल में राष्ट्र राज्यों का अपना एक विशिष्ट महत्व है, पहली बात। दूसरी बात, अरस्तु ने जब राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की तो अरस्तु ने कहा था कि राज्य अपने आप में सर्वोच्च है, राज्य अपने आप में पूर्ण है, राज्य अपने आप में आत्मनिर्भर है। जब हम आधुनिक काल के अंदर देखें तो आधुनिक काल के अंदर कोई भी राज्य न तो पूर्ण कहा जा सकता है और न ही किसी भी राज्य को पूरी तरह से आत्मनिर्भर कहा जा सकता है। आज हम लोगों को पता है कि हमारी बहुत सी आवश्यकताएं दूसरे देश पूरे कर रहे हैं, दूसरे देशों की बहुत सी आवश्यकताएं हम पूरा कर रहे हैं। कोई भी देश, हम आधुनिक काल में लोगों की, राज्य के अंदर रहने वाले लोगों की आवश्यकताएं, उनके इंटरेस्ट इतने बढ़ गए हैं कि राज्य अपने आप में अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं कह सकता, हर राज्य दूसरे राज्य पर निर्भर है। तो लेकिन अरस्तु ने क्या कहा था? राज्य, एक अच्छा राज्य अपने आप में पूर्ण भी है और आत्मनिर्भर भी है। तो आधुनिक काल में हम क्या कह सकते हैं? न तो कोई भी राज्य पूरी तरह से पूर्ण कहा जा सकता है, न ही किसी को हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर कह सकते हैं। इसलिए आधुनिक दृष्टि से भी अरस्तु का राज्य का विचार अपर्याप्त नजर आता है। दूसरी बात, अरस्तु ने अपने राज्य की अवधारणा में राज्य को सर्वोच्च भी बताया, है ना। सर्वोच्च मतलब जिसके ऊपर कोई नहीं है, जो पूरी तरह से संप्रभु है। लेकिन आधुनिक काल में हम क्या कह सकते हैं? आधुनिक काल में कोई भी राज्य सर्वोच्च या पूरी तरह से संप्रभु नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, वर्तमान में विश्व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन आ चुके हैं, और वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन सभी राज्यों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए इन राज्यों के ऊपर कुछ प्रतिबंध भी लगाते हैं, उन्हें मर्यादित भी करते हैं। तो जब राज्यों की संप्रभुता पर प्रतिबंध या मर्यादाएं हैं तो वो राज्य सर्वोच्च नहीं हो सकता। वर्तमान में विश्व इस तरह से स्थापित हुआ है कि किसी भी राज्य को पूरी तरह से संप्रभु या पूरी तरह से सर्वोच्च नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विश्व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य की सर्वोच्चता और राज्य की संप्रभुता पर कुछ दूसरे मानक, कुछ दूसरी मर्यादाएं आरोपित हो चुकी है। तो इस रूप में अरस्तु का राज्य का जो विचार है वो आधुनिक दृष्टि से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक और आलोचना जो अरस्तु के राज्य के संबंध में की जाती है वो है अरस्तु के राज्य के कार्यों में अस्पष्टता है। आलोचक क्या कहते हैं कि यद्यपि अरस्तु ने यथार्थवादी तरीके से राज्य के कार्यों का उल्लेख किया था, अरस्तु ये कहता है कि राज्य का उद्देश्य शुभ जीवन को प्रदान करना है, और शुभ जीवन को प्रदान करने के लिए राज्य को अधिकतम कार्यों का संपादन करना चाहिए। ये यथार्थवादी उसका दृष्टिकोण रहा था। लेकिन शुभ जीवन के नाम पर राज्य क्या क्या काम करेगा, राज्य कैसे काम करेगा, इसको वो और ज्यादा स्पष्टता के साथ व्यक्त नहीं कर पाया है। तो ये अस्पष्टता कि केवल शुभ जीवन के नाम पर राज्य को असीमित काम करने का दायित्व सौंप देना, ये पर्याप्त नहीं है। आलोचक ये कहते हैं कि राज्य के कार्यों के बारे में एक स्पष्ट दृष्टिकोण, कुछ निश्चितता होनी चाहिए थी अरस्तु के विचारों में, जो कि हमें देखने को नहीं मिलती, पहली बात। और दूसरी बात, आलोचक ये भी कहते हैं कि शुभ जीवन देने के नाम पर अरस्तु राज्य को इतने कार्य सौंप देता है कि राज्य व्यक्ति के सामाजिक जीवन में भी हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त कर लेता है, जबकि सामाजिक दायित्व तो व्यक्ति के खुद के होने चाहिए। राज्य को केवल व्यक्ति के राजनीतिक क्षेत्र के अंदर नियमित और नियंत्रित करने के या निर्देशित करने के नियम बनाने चाहिए। सामाजिक क्षेत्र में या व्यक्ति के जो वो मसले जो व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए हैं, उनमें व्यक्ति को, राज्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो राज्य के कार्यों को लेकर भी आलोचक कुछ अस्पष्टताएं बताते हैं जो अरस्तु के विचारों के अंदर नजर आती है। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि अरस्तु ने राज्य के बारे में जो भी अवधारणा हमारे सामने प्रस्तुत की, निष्कर्षतः हम लोग क्या कह सकते हैं कि अरस्तु की राज्य की अवधारणा में कुछ पक्ष उजले नजर आते हैं। जैसे अरस्तु ने ये बात कही जो बिल्कुल सत्य है कि राज्य अपनी उत्पत्ति से एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था है।
अरस्तु ने राज्य का जो उद्देश्य बताया वो भी स्वीकार करने लायक है कि व्यक्ति के जीवन को सद्गुणी बनाने के लिए राज्य को अधिकतम यानी कि लोक कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। यानी कि अरस्तु के राज्य की अवधारणा में बहुत सारे पक्ष ऐसे हैं जिनको हम आधुनिक काल में स्वीकार भी कर सकते हैं और उनको हम आधुनिक राज्य के विचारों की नींव के रूप में भी स्थापित कर सकते हैं। हालांकि उसके सारे राज्य की अवधारणा से जुड़े सारे विचारों को स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी उत्पत्ति, उसके उद्देश्य के अंदर जो प्रमुख बातें नजर आती हैं वो स्वीकार करने लायक है। तो ये अरस्तु की राज्य की अवधारणा के संबंध में जो अरस्तु के विचार थे उसको हमने देखने की कोशिश की।